नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पी काटंजलि में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पिछले कक्षाओं में हम लोग 4.1 के एग्जाम्पल को और बेसिक कंसेप्ट को जाने थे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि जाँच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी आपको जो ये 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या ये द्विघात समीकरण है, आपको जांच करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम आपको बता दें, द्विघात समीकरण हमेशा ax² + bx + c के रूप का होता है। तो आइए इसको करना है हमको। तो देखिए, पहले ये a + b का होल स्क्वायर पे फॉर्मूला पे है, तो हम लोग a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, तो इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ b की जगह यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 की जगह 2 और a की जगह 1 हो जाएगा और b की जगह x हो जाएगा, तो यहाँ x हो गया, ठीक है। और इक्वल में इक्वल, इस 2 को जब x से इंटू करेंगे तो यहाँ 2x होगा, माइनस का माइनस, 2 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2 गुना x होता है 2x और बराबर में यहाँ हो जाएगा 2x - 6। देखिए, ये 2x अगर इधर आएगा तो वो माइनस में होगा, तो 2x और 2x को हम यहाँ पे ही कटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x² और प्लस में 1 और -6 इधर आएगा तो +6 बराबर में हो गया 0, यानी हो गया x² + 7 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखिए, हम लोग का जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0, ऐसा होता है, जिसमें कंडीशन है कि a मेरा 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, b मेरा 0 है, c 0 है, लेकिन यहाँ पे a 0 नहीं है, यानी a की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं 1 है। ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो कहेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। क्योंकि यह ax² + bx + c के जैसा है, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो आपको लैंग्वेज लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। चलिए, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आइए देखिए, यहाँ पे x² को हम x² उतार लेते हैं, -2x को -2x लिख लेते हैं। अब देखिए, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मेरा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -6 हो जाएगा और माइनस माइनस मेरा प्लस होता है, तो 2 × x हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ x² का x² लिख दिए, -2x। अब देखिएगा, ये +2x इधर आएगा तो ये भी -2x हो जाएगा, ठीक है। और -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और बराबर में उधर बचेगा कुछ नहीं, तो 0। अब देखिए, x² का x² हो गया, माइनस माइनस प्लस तो -4x हो गया और यहाँ +6 बराबर 0। देखिए, ax² + bx + c के फॉर्म का आ गया, तो कहेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण क्यों है? तो लिखेंगे क्योंकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। यानी इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी समीकरण अगर इस रूप का है, ax² + bx + c के रूप का है, तो वो मेरा द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कहता है x - 2 x + 1
इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस 3। ये मेरा है तीसरा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का नियम है, पहले इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको प्रोसेस मालूम होगा। इस x को पूरे x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हम, ठीक है, और इस -2 को हम x + 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इधर वाला काम हो गया। अब इधर एकदम सेम काम करेंगे। इस x को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 को x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले x को x + 3 से और फिर -1 को x + 3 से करेंगे। आइए इसको यहीं पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x इंटू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, -2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखिएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x, माइनस का माइनस x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो गया। पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर इधर आएगा तो कट जाएगा, मतलब माइनस में आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं और क्या कटेगा। चलिए अब यहाँ पे मेरा बचेगा x, यहाँ बचेगा -2x, यहाँ -2, और उधर बचेगा यहाँ 3x -x, 3x -x और माइनस में 3 बचेगा। ठीक है, देखिए अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x में अगर एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा, -x। अब उधर से क्या करते हैं, 2x में अगर, चलिए अभी बाद में उसको लेंगे, 3x में अगर 1x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस में 3। अब इधर लाते हैं तो -x, और ये 2x इधर आएगा तो -2x। ठीक है, -2 का -2 यहाँ लिख लेते हैं, -3 इधर आएगा तो +3, इक्वल में क्या आ गया, 0। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, लेकिन साइन तो बड़े वाला करेगा तो -3। अब प्लस माइनस माइनस 3 में 2 घट गया तो 1 बचेगा, इक्वल टू 0। देखिए ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। क्यों, हम बताए थे कि a 0 नहीं होना चाहिए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और देखिए a वाला मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो a होता है वो है ही नहीं, इसमें नहीं है ना, तो कहेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगर कारण पूछा जाएगा क्यों नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में है x - 3 2x + 1 इक्वल टू x + 5। ये है क्वेश्चन। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। इस x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस -3 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, जब हम इस x को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस से -3 को 2x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x, x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस x इंटू 1 हो जाएगा x, 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, x का x माइनस का माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये x स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों एक जाति का है, यानी 2x स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में अगर 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा, 5x बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा 6x है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ 5x इधर आएगा तो -5x, और -3 तो पहले से है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ -10x
-3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो कहिएगा बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? बोलिए क्यों है? क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है। चलिए ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x - 1 x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें भी क्या होगा, ये 2x x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, -1 x - 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैसे ही वापस x x - 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 x - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x को पहले x - 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और आप भी कर लीजिएगा, -1 को x - 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, फिर वापस से इस x को हम x - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आइए 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 2x स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 × 2 हो जाता है 6x, 6x, माइनस का माइनस, x × 1 हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 × 1 हो जाएगा 3। ओके, x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, माइनस x × 1 हो जाएगा x, प्लस 5 × x क्या हो जाएगा, 5x, माइनस 5 × 1 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, एक साथ रख लेंगे तो 2x स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस तो -7x हो जाएगा। अब इधर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में एक x घट जाएगा तो 4x होगा, और ये प्लस में 4x होगा तो इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। ठीक है, अगर हार्ड लगे तो आप खुद से कैलकुलेशन करके देखिएगा। ठीक है, और ये -5 इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 7x में माइनस माइनस प्लस होता है, 7x में 4x को ऐड करेंगे तो मेरा क्या होगा, -11x, और यहाँ 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, इक्वल में हो गया 0। अब देखिए ये भी द्विघात समीकरण के जैसा है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में लैंग्वेज देखता है तो नंबर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसको लिखना ज़रूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल हमको दिया हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर के। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए यहाँ a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला एक काम करते हैं साइड में, अच्छा इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो एल्जेब्रा का जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारा आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, आइए तो यहाँ पे क्या होगा, x² का x² हम लिखेंगे, 3x का 3x लिखेंगे, और प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ a - b का होल स्क्वायर हो गया, तो a की जगह यहाँ क्या है, x है तो x² हो गया, b की जगह क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2, x की जगह x और b की जगह 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए x² प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे 4 और 2 दूनी 4 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कट रहा है तो कटा देंगे, यहाँ 3x है, 4x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 4x हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे, +1 का +1 और ये +4 इधर आएगा तो -4 इक्वल में आ गया 0। तो यहाँ हो जाएगा मेरा ऐड होगा तो 7x और प्लस माइनस माइनस 4 में 1 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए। तो कहेंगे अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात, आप भी इस लैंग्वेज को जरूर लिखिएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण भी नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है x प्लस 2 का होल क्यू इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। उसके पहले आपको जानना होगा a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। एक फार्मूला आपको जानना होगा a प्लस बी का होल क्यू, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सारा फॉर्मूला आपको जितना भी अलजेब्रा का याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू है तो a की जगह यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाएगा x का क्यू। चलिए b की जगह यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 2 का क्यू प्लस का प्लस 3 इंटू a की जगह यहाँ x है तो x का हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए b की जगह यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस 3 का 3, a की जगह x है तो x, b की जगह यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इधर वाला को लिखे ही नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 2x और यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ x क्यू हो गया, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, याद रखना होगा, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 क्या हो जाएगा 12, यानी 12x होगा, सीधा लिख देते हैं हम। अब देखिए 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस है। अब 2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x ही रह जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2x ही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पर 2x क्यू है, ये इधर आएगा तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पहले 6x स्क्वायर को लिख लेते हैं, स्क्वायर वाला कोई और टर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद 12x को लिख लेते हैं। अब ये माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और यहाँ 8 है, इक्वल में मेरा हो गया 0। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 2 में 1 घट गया तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन बड़ा ये है एक्स क्यू बचेगा, बड़ा ये है तो माइनस में हो जाएगा प्लस में। अब देखिएगा प्लस में 6x स्क्वायर हो गया, 12 में 2 जोड़ दिए तो 14x हो गया प्लस 8 इक्वल टू हो गया मेरा 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है, क्या है एक्स क्यू, ये त्रिघात समीकरण हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, जिसमें से क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसे ही आयताकार क्या है भूखंड है, भूमि का एक खंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा
कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने में से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो आयताकार भूखंड है इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है चौड़ाई, क्या होता है चौड़ाई, और एक होता है लंबाई, क्या होता है लंबाई। तो कह रहा है कि इस क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, क्या मान लिए x, तो कह रहा है जो लंबाई होगा वो चौड़ाई के दोगुने, यानी कि जब चौड़ाई को दोगुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चौड़ाई को x मान लिए हैं और दोगुने में से एक अधिक है, तो एक अधिक के लिए एक हमको जोड़ना होगा। तो ध्यान से सुनिए क्या कर रहा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसमें चौड़ाई आपको है ना मान लेना है x, क्या मान लेना है x, तो लंबाई क्या होगा, तो कह रहा है दोगुने में से एक अधिक है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने में से एक अधिक है, तो 2x + 1। इसको इस तरीके से लिख लेना है, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की, ठीक है, आयताकार भूखंड की सबसे पहले हम लोग चौड़ाई माने हैं, तो चौड़ाई कितना माने हैं x माने हैं, तो लिखेंगे x मीटर, ठीक है, और लंबाई क्या माने, दोगुने में से एक अधिक है यानी 2x + 1 हो गया। चलिए इतना हो गया और हमको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, हमको इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ये हमको गिवन है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने में से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए लंबाई और चौड़ाई तो हम लोग ज्ञात नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना, यानी आपको समीकरण निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान से सुनेगा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। अब आप बताइएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई मेरा कितना हो गया, 528 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, 528 का 28 मीटर लिख दिया। अब देखिए लंबाई कितना है, 2x + 1 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x + 1, मल्टीप्लाई में चौड़ाई कितना है x है, इक्वल टू क्या हो गया 528 मीटर। अब मीटर स्क्वायर हटा देते हैं अभी, ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, प्लस x × 1 क्या हो जाएगा x, इक्वल में हो गया 528। देखिए जब 2x² हो गया यहाँ प्लस x, ये 528 इधर आएगा तो -528 होगा, बराबर में 0। तो ये आपका आ गया एक द्विघात समीकरण और आपको यही निकालना था। और इस द्विघात समीकरण को जब हम लोग आगे क्या करेंगे, हल करेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो मेरा लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा, लेकिन हल आपको नहीं करना है, तो आपको लिख देना, अतः दिए प्रश्न का अभिष्ट समीकरण, अभिष्ट मतलब इसका जो समीकरण निकला वो है अभिष्ट समीकरण, क्या निकला 2x² + x - 528 = 0 है। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसमें भी समीकरण ही निकालना है। अच्छा एक बात बताइएगा, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5, ये सब क्या है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वैसा पूर्णांक जिसके आगे आगे प्लस का साइन लगा रहता है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक, प्रथम धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेते हैं x। तो क्या कह रहा है, दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक हम 5 मान लिए और क्रमागत की बात हो तो 5 के बाद क्या होगा 6 ही होगा, क्रमागत की बात हो रहा है। अगर हम एक को 11 मान लेंगे तो क्रमागत की बात होगा तो दूसरा क्या होगा 12 होगा। उसी तरीके से एक को x मान लिया तो दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। तो लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा मेरा x + 1, क्या हो जाएगा x + 1। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, यानी कौन दिया है क्वेश्चन में दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक क्या, एगो x है एगो x + 1 है, यानी लिख लेंगे दो
धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक है x और दूसरा क्या है x+1। गुणनफल में है तो गुना करेंगे, वो कितना होगा 306 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 306, तो x स्क्वायर प्लस x 306 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -306 इक्वल में 0 हो गया। तो हम कहेंगे अतः दिए गए प्रश्न का अभीष्ट समीकरण x स्क्वायर प्लस x -306 बराबर 0 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हो गया एक तो रोहन है और दूसरी रोहन की माँ है यानी मदर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 6 वर्ष बड़ी है, और सिंपल सी बात है ये अगर मॉम है मम्मी है तो ये तो बड़ी होंगी ही, लेकिन किन से बड़ी है रोहन से। तो मान लेते हैं कि रोहन का जो अभी का उम्र है यानी कि पी का मतलब समझिएगा प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो रोहन का उम्र है वो है x है। ठीक है, तो बताइए उसकी मम्मी की उम्र क्या होगा, तो बोलिएगा सिंपल सा 26 साल बड़ी है तो x + 26 होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 3 वर्ष बाद आगे, तो चलिए 3 वर्ष बाद यानी कि 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उसका क्या करते हैं रोहन का आयु कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। उसी तरीके से उसकी माँ का भी तो आयु बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि बेटा बड़ा हो जाएगा माँ उतने रहेगी तो माँ भी बढ़ेगी, तो 26 में हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे तो मेरा हो जाएगा x+29। ठीक है, x+29 और कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी ये और ये दोनों को जब गुना करेंगे वो क्या हो जाएगा 360। जो हालांकि ये तो आपको रफ में पता है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख करके बनाते हैं। तो सबसे लिखेंगे पहले माना रोहन की वर्तमान आयु यानी अभी जो है उसको मान लिया हम x, वर्ष में होगा। ठीक है, उसको हम मान लिया x। उसी तरीके से लिखेंगे माँ की आयु, ये रोहन की माँ होगा। ठीक है, माँ की वर्तमान आयु, तो क्या कह रहा है 26 साल बड़ी है तो x प्लस क्या हो जाएगा 26 होगा। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोले या पश्चात बोले एक ही चीज़ है। तो 3 साल बाद रोहन का आयु क्या होगा, लिखेंगे रोहन की आयु 3 साल बाद रोहन का आयु हो जाएगा कितना, अभी पहले था x, 3 साल बाद क्या हो जाएगा x+3। उसी तरीके से माँ की आयु हो जाएगा 3 साल बाद क्या, माँ की आयु पहले था कितना x+26, 3 साल बाद बीत गया है तो क्या हो जाएगा x+26 और 3 क्या हो जाएगा 29। ठीक है, अब प्रश्न देखिए क्या करा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद ये दोनों का जो गुणनफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360। तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन की आयु x+3, उसकी माँ की आयु x+29 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। आइए इसको हल करते हैं, इस x का मल्टीप्लाई x+29 से, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई x+29 से, तो x का गुना हम x+29 से करेंगे 29 से, और इस +3 का गुना हम x+29 से करेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 360। ठीक है, आइए x गुना x क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। x को जब 29 से गुना करेंगे तो 29x हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी 3 और गुना x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब 29 गुना 3 करेंगे तो 9 × 27 के 7, हाथ में बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी क्या हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पे x² प्लस 29x, अब 29x में अगर 3x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 31x हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
अब 29 में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ 32x हो जाएगा, तो 32x हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया 87। अब ये 360 इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x तीन तीन सौ साठ में 87 घट जाएगा तो हो जाएगा 273। बड़ा ये है तो माइनस इक्वल टू क्या हो गया 0। तो यही आपका हो गया अभीष्ट समीकरण। तो लिखेंगे अतः दिए गए प्रश्न का अभीष्ट समीकरण होगा, अभीष्ट समीकरण। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का था एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि वह दूरी जो तय करती है, कितना दूरी तय करती है 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है समान चाल से। समान चाल का मतलब एक जैसा, धीरे धीरे आराम से नॉर्मल। ठीक है, अब कह रहा है चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए दूरी इतना है, तो अब कह रहा है कि उसकी चाल 8 किलोमीटर। देखिए एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो हम लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल, उसको हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक समान चाल से चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो एक समान चाल से चल रहा है तब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर मेरा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फिजिक्स में है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमको निकालना है समय, तो समय इधर जाएगा चाल नीचे आएगा, तो समय बराबर मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी एक समान चाल से x किलोमीटर चल रही है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और यह दूरी 480 है। तो अगर हम समय निकालना चाहे, क्या निकालना चाहे समय, इसको हम मान लेते हैं t1। समय निकालना चाहे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो बदलेगा नहीं, 480 रहेगा, और उसका चाल कितना रहेगा x। क्या रहेगा x। ठीक है, और क्या रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है ना, तो लिखेंगे चाल घटने पर, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटने पर। जब चाल उसका क्या होता है घट जाता है, जब मेरा चाल घट जाएगा तो मेरा चाल घट जाएगा, तो चाल क्या हो जाएगा, पहले था x अब घट जाएगा, तो मेरा हो जाएगा x माइनस 8। तो उस समय मेरा समय कितना लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा, वो समय हो जाएगा t2। तो हो जाएगा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो बदलेगा नहीं, दूरी कितना हो जाएगा 480, लेकिन चाल मेरा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो चाल पहले था x, कितना था x, अब घट के क्या हो गया x माइनस 8 हो गया ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट गया। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, जब उसका चाल घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा, तो स्पीड घटता है तो क्या समय अधिक लग जाएगा उसको। तो कह रहा है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। क्या लेता है 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ भी समय के फॉर्म में आ गया, ये भी समय के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे कितना समय है 480 बट्टे x, और यहाँ कितना समय है 480 बट्टे में x माइनस 8 है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ है। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है। तो देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 8 बट्टे 2 लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 8 बट्टे 4, ऊपर में तो सेम है, नीचे अलग अलग है। तो देखिए अगर हम इसको कटाते हैं तो यहाँ 4 मिलता है, और इसको कटाते हैं तो यहाँ 2 मिलता है, यानी कि यहाँ पे अधिक मिल गया और यहाँ कम मिला। तो जब हम लोग छोटा चीज़ से भाग देते हैं तो हमको बड़ा चीज़ मिलता है, और जब बड़ा चीज़ से भाग देते हैं हमको छोटा चीज़ मिलता है। देखिए जब नीचे छोटा था तो यहाँ पे हमको जो मिला वो बड़ा हो गया, और जब नीचे बड़ा हो गया तो यहाँ पे हमको जो मिला वो छोटा हो गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए हम x से भाग दे रहे हैं और यहाँ x माइनस 8 से भाग दे रहे हैं, तो ये घट गया ना, छोटा चीज़ से भाग देंगे तो यहाँ छोटा चीज़ से भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगा अधिक होगा, और यहाँ वैल्यू क्या होगा कम होगा। तो कम होगा तो 3 को जो जोड़ेंगे हम यहीं पर 3 को जोड़ देंगे,
क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। क्यों, देखिए 480 बटे एक्स है, 480 बटे एक्स क्या है, समय है, 480 बटे एक्स माइनस 8, 480 बटे एक्स माइनस 8 क्या है, समय है, और 3 घंटा भी तो क्या है, समय है। तो ये मेरा बन जाएगा। अब देखिएगा हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आइए एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा 480 बटे एक्स प्लस 3 ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 480 बटे एक्स प्लस 3 बराबर 480 बटे एक्स माइनस 8। ये जो 480 बटे एक्स माइनस 8 है इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 480 बटे एक्स, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 480 बटे में एक्स माइनस 8, और प्लस 3 तो है ही, इक्वल में क्या हो गया 0। ठीक है, अभी फ़िलहाल क्या करते हैं हम, ये दोनों को हमें ना एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स और एक्स माइनस 8। ठीक है, तो एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा, एक्स माइनस 8 बचा। तो एक्स माइनस 8 को हम क्या करेंगे, 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस 8। उसी तरीके से एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8 कट गया तो क्या बचा, 480, तो माइनस में हो गया 480, और यहाँ प्लस में 3, इक्वल में क्या हो गया 0, इक्वल में क्या हो गया 0। अभी क्वेश्चन को हल करने पर 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स बट्टे में एक्स माइनस 8 प्लस 3 बराबर 0 आया। ठीक है, अब आइए इसको आगे हल करते हैं। तो 480 को x से गुना करेंगे तो 480 x होगा, अब माइनस जब 480 को 8 से गुना करेंगे तो 3640 होगा। ठीक है, माइनस 480 x, और बट्टे में मेरा हो जाएगा x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 8x होगा, और ये प्लस 3 को उधर लेते जाते हैं तो वो हो जाएगा -3। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ 480 x 480 x कट गया तो यहाँ बचा -3640, और यहाँ -3। अब जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। तो देखिए यहाँ हो जाएगा -3640 इक्वल टू हो जाएगा -3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस होता है प्लस है, तो 8x, तो 8x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24x। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं। जब हम इधर लाएंगे तो मेरा x -3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और मेरा ये ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, बराबर में 0। तो लिखेंगे अतः दिए गए प्रश्न का उभयनिष्ठ या अभिष्ट समीकरण कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।